आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 21 जिसका नाम है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग और ये लेसन है क्लास 12th NIOS इंग्लिश का 21st लेसन। अगर आपको बाकी के लेसन्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स भी हैं उसमें, लेसन्स भी हैं और रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग्स वाले चैप्टर्स भी हैं अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो लेसन है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट बात करेगा हमें एजुकेशन क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड एजुकेशन, स्ट्रेस किससे होता है, व्हाट कॉजेज स्ट्रेस, एंड फाइनली हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें, कैसे स्वचालित करें जिससे कि हम सही टाइम पर सही चीज़ें कर सकें। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद, इन तीनों सेक्शंस को पढ़ने के बाद हम शॉर्ट छोटे थीम बेस्ड पैसेजेस, हर पैसेज की एक थीम है। आप देख सकते हैं एजुकेशन क्यों चाहिए, स्ट्रेस क्यों होता है, कैसे टाइम को मैनेज करें। तो हर पैसेज की एक शॉर्ट थीम है, उसको समझ पाएंगे और उसकी बेसिस पर क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 1। नाउ रीड द लेसन एंड सी इफ योर व्यूज मैच विद द ऑथर्स। फर्स्ट, वाई डू वी नीड एजुकेशन एंड व्हाट इज इट्स पर्पस। हमें एजुकेशन चाहिए ही क्यों और उसका पर्पस यानी कि उसका रीजन, उसको पढ़ने का वजह क्या है, रीजन क्या है। एजुकेशन as commonly understood by people means acquiring knowledge and skills in order to earn their living। अब एजुकेशन की एक डेफिनेशन इन्होंने दी है कि एजुकेशन है क्या। तो एजुकेशन को आम तौर पर, पढ़ाई को आम तौर पर समझा कैसे जाता है लोगों द्वारा। वो सोचते हैं कि एक एक तरह का ज्ञान को प्राप्त करना है और कुछ कौशल प्राप्त करना है, कुछ स्किल्स को सीखना है, कुछ स्किल्स को लर्न करना है ताकि वो अपनी आजीविका कमा सकें, अपनी कमाई के जरिए इंक्रीज कर सकें। ठीक है, बट दैट इज ओनली वन पर्पज ऑफ एजुकेशन। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही कारण है पढ़ाई करने का, एजुकेट करने का अपने आप को। आप पूछोगे क्यों, यू मे आस्क व्हाई। दिस इज बिकॉज ह्यूमंस आर मच मोर दैन जस्ट वेज अर्निंग मशीन्स। इसका मतलब है, इसका रीज़न ये है कि ह्यूमन सिर्फ पैसा कमाने की मशीनें नहीं हैं, वेज अर्निंग मशीन्स नहीं हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा हैं। दे आर एंडाउड विद इमोशंस एंड फीलिंग्स विद एनरिच देयर लाइफ। वो संपन्न है ऐसी इमोशंस से, ऐसी भावनाओं से जो उनकी ज़िंदगी को, उनकी लाइफ को समृद्ध करती है, उनकी लाइफ को और बेहतर बनाती है। These emotions and feelings need to be developed so that they can develop into social beings able to interact with fellow beings who are also members of that society of which they are a part। मतलब ये जो इमोशंस, ये जो फीलिंग्स हैं, इनको इस तरह से डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ताकि जो इंसान हैं, वो एक सामाजिक प्राणी में बदल सके अपने आप को ऐसा बना सके ताकि वो सोसाइटी में, समाज में रहने लायक बन जाएं, जिससे वो अपने जैसे लोगों से इंटरैक्ट करें, यानी कि उनसे बातचीत करें, उनसे, उन पर अपना प्रभाव डालें, उनसे प्रभावित हों, बाकी लोगों से भी अपने कम्युनिकेशन का आदान प्रदान करें। सो दे बिकम सोशल बींग्स, जिससे वो इंटरैक्ट कर पाएं अपने साथियों से जो कि सोसाइटी का पार्ट है। The process of socialization starts right from childhood, and it is the purpose of education to facilitate this socialization and produce responsible and committed citizens who would be able to contribute to the progress of community, society and the country at large। तो कितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, देखिए, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है एक्चुअली। जब एंड आ जाता है तो हो जाता है वो कंपाउंड, और बीच में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स। तो दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो सामाजिकरण हो रहा है इंसान का, ये सामाजिकरण जो है, सोशलाइज करना, बातचीत करना, इंटरैक्ट करना, ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, बचपन से ही शुरू हो जाता है। और ये ही एजुकेशन का पर्पस है रियल, कि इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस को, इस सामाजिकरण को आसान करना, ऐसे सिटीजन्स बनाना जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रतिबद्ध हैं, मतलब किसी चीज़ को करने के लिए जिम्मेदारी समझते हैं, जिम्मेदार हैं, प्रतिबद्ध हैं, काम को करना ही चाहते हैं, और वो कम्युनिटी के, अपने समुदाय के, अपने समाज के और अपने देश की प्रगति के लिए
कुछ ना कुछ योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और वो समर्थ हैं, बेसिकली उनमें एबिलिटी है ये करने की। ठीक है। अ कंट्री विथ सच सिटीजन्स बिकम्स अ ग्रेट नेशन, वेल एबल टू होल्ड इट्स हेड हाई इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। और अगर एक ऐसी कंट्री है जिसमें इस तरह के नागरिक हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं और प्रतिबद्ध हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड हैं, वो सिटीजन्स ही, वो नागरिक ही एक महान देश बनाते हैं जो कि बाकी देशों में की तुलना में अपना सर ऊंचा रख सके। ठीक है। It is thus that education serves a loftier purpose than being a mere means of earning one's living to lead a prosperous material life. तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन सिर्फ एक एक मीन्स नहीं है जिससे लोग अपनी आजीविका कमा सकें, जिससे वो एक सफल और भौतिक जीवन जी सकें कि बस पैसा है, लग्जरी है, जीने का ढंग है। नहीं, उससे और कहीं बढ़कर, उससे और कहीं बढ़कर एक ऊंचा पर्पस, एक ऊंचा रीज़न है एजुकेशन लेने का, और वो ये कि वो अपनी कंट्री को बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, बाकी कंट्रीज़ के तुलना में ऊंचा कर सकें। एजुकेशन सर्व्स अनदर इम्पॉर्टेंट पर्पस। और अब ये तो हुआ एक पर्पस एजुकेशन का। पहला तो था अपनी लाइवलीहुड कमाना, दूसरा था एक महान नेशन बनाना, तीसरा पर्पस है एजुकेशन का एक पर्सनैलिटी को शेप करना। कैसा एटीट्यूड है, कैसा रहने वाला है, किस तरह का पर्सन है, उसकी एटीट्यूड को बदलाव लाना उसके अंदर, ताकि वो जो उसकी ज़िंदगी में आगे चुनौतियाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, उनका किस तरह से सामना कर सकेगा। So education serves another important purpose by shaping one's personality so that one is able to face challenges of life. तो एजुकेशन का एक दूसरा पर्पस है किसी पर्सनैलिटी को आकार देने का, ताकि वो अपने ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना कर सके। दिस इज़ पॉसिबल बाय प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस, a feeling of love and brotherhood, and an attitude of caring and sharing. और ये तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जब एक सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा, आपस में सहयोग किया जाएगा, सह अस्तित्व, यानी कि चाहे आप दो अलग अलग तरह के लोग हैं, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो भी जी रहा है, मैं भी जी रहा हूँ। ठीक है, बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए बिना, एक प्यार की भावना है, भाईचारे की भावना है, और एक एटीट्यूड ऐसा है जिसमें केयर है दूसरों के लिए और शेयर है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल बांट कर दुखों को, खुशियों को मिल बांट कर रहने की आदत है। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम होम। तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन स्कूल में ही जाकर लेंगे, ये तो घर से ही शुरू हो जाता है। प्यार की भावना, शेयरिंग की भावना, अपनी चीज़ें शेयर करना, तो ये चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं? घर से ही शुरू होती हैं ना। और ये मजबूत तब होती हैं जब एक इंसान को सही एजुकेशन मिल रही है, सही नॉलेज मिल रही है और सही पर्सपेक्टिव मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा ही तुम्हारा है, तुम दूसरों से भी शेयर करो। तो ये और ज़्यादा मजबूत हो जाता है जब उसे सही एजुकेशन मिलती है, सही पॉलिसीज़ मिलती हैं उस एजुकेशन को आगे बढ़ाने की। तो तभी ऐसा पर्सन अपनी पर्सनालिटी को अच्छे ढंग से शेप कर सकता है, आगे की लाइफ के लिए बेहतर बना सकता है। एज वन ग्रोज ओल्डर, one develops the capacity to appreciate the finer aspects of life than merely amassing material wealth. तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, इंसान के अंदर जिंदगी को अप्रिशिएट करने की, जिंदगी की प्रशंसा करने के एस्पेक्ट डेवलप हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, ताकि हम जिंदगी को सिर्फ एक ऐसी चीज़ ना समझें कि हम सिर्फ पैसा ही पैसा कमा रहे हैं, वस्तुएं ही वस्तु इकट्ठे कर रहे हैं, अमास कर रहे हैं, लेकिन हम लाइफ की और बारीकियों को समझ पाते हैं। Thus a person becomes a good human being, which after all is the purpose of education. तो फाइनली जब इंसान इस तरह की चीज़ें छोड़कर, सिर्फ मटीरियलिस्टिक रहना छोड़कर, सिर्फ पैसे के बारे में सोचना छोड़कर
बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दे, तभी वो एक सच्चा, सही, अच्छा इंसान बन सकता है, जो कि एजुकेशन का रियल पर्पस है, एजुकेशन का सही पर्पस है. So you see that education prepares every individual to lead a purposeful and meaningful life. तो आपने देखा कि एजुकेशन जो है वो हर इंसान को एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए प्रिपेयर करती है, तैयार करती है, जिसका एक पर्पस हो, एक वजह हो, एक रीज़न हो, और वो सच में मीनिंगफुल होती है. इसमें सब कुछ सच में एक मतलब होता है ऐसी ज़िंदगी का, बेमतलब ज़िंदगी नहीं होती. लेकिन हाँ, however, लेकिन it cannot be denied that the intellectual inputs equip an individual to earn his or her living. लेकिन इसको भी हम अस्वीकृत नहीं कर सकते कि इस तरह की इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक इंटेलिजेंट आदानों से एक इंसान अपने लिए अच्छी से अच्छी ज़िंदगी, अच्छी से अच्छी आजीविका, अच्छी से अच्छी नौकरी कर सकता है, अच्छे से अच्छे पैसे कमाने के ढंग भी सीख सकता है. बट ऐसा नहीं है कि इसी के साथ वो चीज़ ख़त्म हो जाए. उसको अपने स्ट्रेस को भी, अपने परेशानियों को भी डील करना आना चाहिए. इट शुड नॉट स्टॉप विद दैट कि यहाँ पर ख़त्म नहीं होना चाहिए. इट शुड टीच, ये हमें पढ़ाना चाहिए इसे, कि हम अपने तनावों को कैसे सामना करें, उनका कैसे कोप करें उनके साथ, अपनी थकानों को, जो मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेसेस हैं, मॉडर्न लाइफ के जो हमारी जो आम तौर की ज़िंदगी है, उसके तनाव को कैसे हम कम करें, उसका कैसे हैंडल करें उसको, और एक सचमुच में एक पूरी तरह से हम ज़िंदगी को कैसे जी सकें. तो यही एजुकेशन का रियल पर्पस है. तो आई थिंक वी शुड ऑल्सो अप्लाई दिस इन आर रियल लाइफ एज वेल, है ना. लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस देख लेते हैं. कॉमन व्यू क्या है पर्पस ऑफ एजुकेशन? वो ये ही है कि सिर्फ हमें ज़िंदगी का पैसा कमाना है, टू अर्न अ लिविंग. डज द ऑथर अग्री विद द कॉमन व्यू? बिल्कुल नहीं. वॉट आर द टू पर्पजेस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग दो पर्पस क्या है? पहला पर्पस है कि इमोशंस और फीलिंग्स को रिफाइन करना, ताकि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सकें. दूसरा, अपनी पर्सनैलिटीज़ को ग्रूम करना, ताकि ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस कर सकें. हाउ डज अ कंट्री बेनिफिट फ्रॉम वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल? एक कंट्री को कैसे फ़ायदा होता है? एक कंट्री को ऐसे फ़ायदा होता है कि वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अपना सर ऊंचा उठा सकती है. सो इट ऑल्सो बेनिफिट्स to the progress of the community, society, and country at large. How does education help a person to face the challenges of life? Education challenges of life को face करने में कैसे help करती है? By developing cooperation, coexistence, feeling of love, brotherhood, attitude of caring and sharing. चलिए, अब ये आ गए हैं synonyms. Working together का मतलब है cooperation. लिविंग टुगेदर पीसफुली का मतलब है को एग्जिस्टेंस, एक साथ रहना. कंसर्न होना, किसी के लिए अपनी दया दिखाना, केयर. कुछ आइडियल्स कॉमन होना, शेयर. समथिंग इन एस्टीम, होल्डिंग समथिंग इन एस्टीम, अप्रिशिएट. फ्रेटर्निटी का पार्ट होना, ब्रदरहुड. कमिंग टू सेक्शन नंबर 2, एंड दिस टॉक्स अबाउट स्ट्रेस. लेट्स रीड अबाउट ऑथर्स व्यूज ऑन स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. तो इस सेक्शन में हम स्ट्रेस और उसका उसको कैसे मैनेज करा जाए वो सीखेंगे. स्ट्रेस इज नथिंग बट मेंटल टेंशन और एंजाइटी विच इज कॉज्ड बाय द वर्क एट हैंड. स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, बस एक मानसिक चिंता है, मानसिक टेंशन है, जो अभी हमारे हाथ में है, अभी हमारे सामने जो काम है उसको देखकर हमारी मन में पैदा होता है. दिस हैपन्स व्हेन वन इज नॉट एबल टू डील विद दैट वर्क. और जब हम उस काम का सामना नहीं कर पाते तो ये स्ट्रेस पैदा हो जाता है. जैसे कि a student who has no aptitude for a subject is compelled to take it up either because of parental pressure or because of pressure from peer groups. तो मान लो एक स्टूडेंट है जिसको एक एक सब्जेक्ट उसे आता ही नहीं है, उसे समझ में ही नहीं आता. मान लो मैथ्स है, मान लो साइंस है, मान लो इंग्लिश है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे दबाव डाले जा रहे हैं, माता पिता दबाव डाले जा रहे हैं, या फिर उसके दोस्त लोग जो हैं वो भी उसके ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं, या फिर एक एक धारणा है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है.
लेकिन उस बच्चे में जब उसका एप्टीट्यूड ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, उसमें उसका कौशल ही नहीं है, तो फिर वो स्ट्रेस हो जाता है। तो ये रीज़न है स्ट्रेस का। तो जब उसे लगता है कि मैं इससे कोप नहीं कर पा रहा, मैं इससे हैंडल नहीं कर पा रहा, वो क्या करता है, एंड वांट्स टू चेंज द एक्सटर्नल प्रेशर्स डिनाई हिम और सच अ और हर सच अ चेंज। तो या तो उसके अंदर वो चेंज आ रहे हैं, या वो हैंडल नहीं कर पा रहा, या फिर बाहर के जो प्रेशर्स हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, वो उसके ऊपर एक दबाव डालते हैं। इस सिचुएशन से क्या लीड होता है, स्ट्रेस। नो वर्क इज डन वेल व्हेन वंस माइंड इज अंडर स्ट्रेस। आप ध्यान रखिए कि कभी भी आपका माइंड ढंग से काम नहीं कर सकता अगर आपका माइंड स्ट्रेस में है। तो ये जो अक्षमता है, इससे क्या होता है, इससे डिफिडेंस पैदा होता है, हिचक पैदा होती है, हेसिटेशन होती है, झिझक आती है हमारे अंदर। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ये डिफिडेंस क्या लीड करता है, इन्फीरियोरिटी के, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो बेकार हूँ, हीन, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। तो ये भावना डेवलप हो जाती है। तो इस भावना से क्या होता है, लोग अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं कि नहीं, मैं इन लोगों में नहीं घुल मिल सकता। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट होता है, वो स्ट्रेस आ जाता है लोगों को। हो सकता है ऐसा एक्सट्रीम स्टेप वो ना उठाएं, लेकिन सकम टू स्ट्रेस का मतलब है ये फाइनली इस सिचुएशन तक पहुंच जाता है जो वो आप हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है। दिस लीड्स टू इनएफिशिएंसी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड अबव ऑल टू अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड मॉरल। तो ये सबसे पहले तो अकुशलता, कि वो काम नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनका जो किसी चीज़ को करने में रुचि होती है, वो ख़त्म होती जाती है। और फिर इसका जो फाइनल स्टेप होता है, ये एक बस एक ठहराव आ जाता है, जिस्मानी ठहराव हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, फिजिकल ब्रेकडाउन हो, मानसिक ब्रेकडाउन हो, इमोशंस का, भावनाओं का ब्रेकडाउन हो, या फिर उसके मॉरल्स का ब्रेकडाउन हो। फिजिकल मतलब वो अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, बॉडी में फैट जमा होने लगता है। मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इमोशनल स्ट्रेस, एकदम से ब्लर्ट आउट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आने लगता है। और कभी कभी अपने नैतिक मूल्यों को भूलकर गलत राहों पर निकल जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये स्ट्रेस से ही हुआ। Therefore, the moment one notices that one is stressed, that is, one is not able to cope with work, studies, or problems, etc., the first step one should take is to find out the cause of the problem with the calm and cool mind. इसलिए the moment, जैसे ही आपको लगता है कि आप स्ट्रेस्ड हो, आपका मन स्ट्रेस है, आप आप नहीं कर पा रहे हो, काम में ध्यान नहीं लग पा रहा, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, या कोई स्टडीज़ में प्रॉब्लम है, पढ़ाई में प्रॉब्लम है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका, कि आपको, आपका मेन रीज़न क्या है। और वो जब आप ध्यान लगाओगे ना इस चीज़ का, तो आपका जो मन है एकदम शांत होना चाहिए, एकदम काम होना चाहिए। हेस्ट में नहीं, जल्दबाजी में कुछ नहीं सोचना। ध्यान लगाकर आंख बंद करके सोचो कि इसका मेन रीज़न क्या है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़े, आप एक छोटा सा ब्रेक ले लो कि कोई बात नहीं, मैं अभी काम नहीं कर रहा। फिर अपने टाइम को बांटो, देखो, ध्यान से देखो कि गलती कहाँ पर हो रही है। अगर आप अपने आप ये सब नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी ऐसे की हेल्प लो जो कर सकता है। तो आपको संकोच नहीं करना चाहिए कि आप दूसरे से भी हेल्प ले सकें इस चीज़ की। राइट, इफ वन इज नॉट एबल टू डू दिस ऑन हिज और हर ओन, then one should hesitate, you should not hesitate to get help of someone who can help, जो कर सकता है उसकी मदद लो। और आपको अपने मन को ओपन रखना है, खुले विचारों का रखना है, ओपन और ऑनेस्ट रखना है कि मेरी सचमुच में कमज़ोरी क्या है। सबसे पहले तो आपको खुद सोचना है कि हाँ, मेरे मन में कुछ शंका है, कुछ डाउट है, कुछ कमज़ोरी है मेरे अंदर जिसको मुझे ओवरकम करना है। जब तक आप खुद उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा आपकी हेल्प कैसे करेगा। तो थोड़ा ओपन माइंडेडली बात करनी है, खुले विचार रखने, सच्चा होना है अपनी कमज़ोरियों के बारे में, अपनी कमियों के बारे में। और अच्छा है, बेहतर है कि हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और एक सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन ढूंढें, बजाय इसके कि हम संघर्ष करते रहें, दुखी होते रहें, रिजल्ट मिल नहीं रहा है और परेशान हो रहे हैं बेकार में। इससे अच्छा है कि आप हेल्प लें, किसी की मदद लें। To see that pressure or tension does not build up and haunt a person, one should program one's work.
तो अगर आप चाहते हैं कि ये टेंशन बढ़े ना, ये प्रेशर आपके ऊपर बढ़े ना और आपको बाद में परेशान ना करे, आपको एक योजना बनानी है, आपको एक प्रोग्राम करना है अपने काम को। आप एक काम लो, आप ऐसा काम लो जो आप कर सकते हो। वन शुड टेक अप अ टास्क विच इज़ विद इन वंस कैपेसिटी, कि जो करने में आप पॉसिबिलिटी है आपकी कि आप हाँ ये काम को आराम से पूरा कर सकते हैं, और फिर उसका एक आसान तरीका निकालें। सो वन शुड टेक अप अ टास्क विच इज़ विद इन वंस कैपेसिटी एंड फाइंड आउट एन ईजी वे टू अकम्प्लिश वंस गोल। तो अपने गोल को, जो भी आपका गोल है, जो भी आपने सोचा है कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे पहला चैप्टर करना है और आज मुझे हाफ पैसेज करना है, तो उसको पूरा करने का एक आसान तरीका निकाल लें। ये आप तभी कर सकते हैं, ये आप प्राप्त कर सकते हैं जब आपका काम यानी कि शांत और संतुलित मन होगा, और बहुत सारा धैर्य। कोई बात नहीं, एक बार में समझ नहीं आ रहा, फिर करेंगे। फिर अच्छा कोई बात नहीं, नहीं हो रहा, आंसर मैच नहीं हो रहा, फिर से करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कहाँ गलती है। ठीक है, वन मस्ट फर्स्ट कंप्लीट द टास्क विच वन फाइंड्स कंपैरेटिवली ईजियर टू डू। अब जो काम आपको आसान लगे पहले आप वो कर लें, फिर आप मुश्किल पर जाएं तो कंपैरिजन करें, तुलना करें कि कौन सा काम आसान है, उसको करें पहले। दिस विल प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप जब देखोगे कि हाँ मुझसे तो ये वाला काम हो रहा है, तो इससे आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू इट। फिर आप मुश्किल काम को भी उससे ज़्यादा लगन से करेंगे, ताकि आपका जो नज़रिया है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो बदलेगा, वो बेहतर बनेगा, इम्प्रूव होगा। सो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या होगा, आपका नज़रिया बदलेगा, आपका दृष्टिकोण बदलेगा, और जिससे आप मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। जब एक आसान हो गई तो अगली आसान, फिर उससे अगली, फिर और मुश्किल और मुश्किल। सो ऐसे होते होते आप देखेंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। वन विल फाइंड देन दैट देयर इज नो प्रॉब्लम विदाउट अ सोल्यूशन। लेकिन और जब आपको इसका पता चलेगा, स्ट्रेस खत्म, स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा रीजन क्या है स्ट्रेस का। अनदर रीजन दैट कॉजेज स्ट्रेस इन टूडेज वर्ल्ड इज द अर्ज टू रीच द टॉप एंड बी सक्सेसफुल। तो अनदर रीजन, आजकल की जो दौड़ धूप वाली जिंदगी है उसमें क्या है कि बस मैं सबसे ज्यादा सफल बन जाऊं, मैं टॉप पे पहुंच जाऊं, सबसे ऊपर पहुंच जाऊं। ये क्या है, रैट रेस है। रैट रेस मतलब दूसरे को पीछे धकेल के खुद आगे बढ़ना है बस। ये किससे उकसाता है, ये किस चीज से, लालच, जलन। ये आगे कैसे जा रहा है, वो आगे कैसे, अच्छा उसने गाड़ी खरीद ली। तो इस रेस में जो हम लग जाते हैं, उससे हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि हम देखें कि हम खुद क्या कर सकते हैं, हम अपनी एस्टिमेशन नहीं लगाते अपनी एबिलिटीज की, उसका अनुमान तो लगाते नहीं है, बस लग जाते हैं रैट रेस में। इफ एम्बिशन इज नॉट सपोर्टेड और कॉम्प्लीमेंटेड बाय suitable ability or capacity, it leads to failure, thus creating negative feelings and undesirable attitudes. तो अगर आपका, ठीक है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ जोश है, लेकिन आप में वो एबिलिटी ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है उसको करने का। अगर वो ही नहीं है तो ऑब्वियसली आपका फेलियर होता है। फेलियर होता है तो आपकी नकारात्मक फीलिंग्स आती हैं, उसके आपके मन में जो भाव होते हैं वो ऐसे अनडिज़ायरेबल होते हैं कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। आपको गुस्सा आने लगता है, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो जब चीज़ें अपनी अकॉर्डिंग नहीं होती, अपने सोच के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो उसका प्लेस हो जाता है, गुस्सा ले लेता है। और एक गुस्से में जो पर्सन है वो सही डिसीजंस नहीं ले सकता, सही फैसले, सही एक्शंस नहीं करता। और इन एक्शन से अक्सर क्लैशेस होते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जिससे प्रॉब्लम्स होते हैं, ना सिर्फ इंडिविजुअल को, ना सिर्फ उस पर्सन को, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को और उसके दोस्तों को। So when things do not happen as one wishes, anger takes over. An angry person cannot take right actions, cannot take right decisions. Often actions taken in a fit of anger. Fit of anger मतलब anger में हम भरे हुए हैं, lead to clashes, quarrels, and disputes which cause problems not only to the individual but to his family and friends also. Change of work now and then makes one feel refreshed. अब जब आप change of work करते हो, नाउ एंड देन मतलब यदा कदा, कभी कभी, तो हम थोड़ा रिफ्रेश फील करते हैं, एक चेंज आता है,
It is here that hobbies play a very important role in shaping one's personality. तो यहाँ पर हॉबीज होना, शौक होना बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनालिटी को बदलने के लिए. A long stint of mental work should be followed by some physical work, which will reduce the pressure on mind and improve one's mental efficiency. एक पूरा लंबा आपने टाइम दिया काम को, 9 to 5 आप काम कर रहे हैं या 9 से पूरे 12 घंटे की शिफ्ट है, वो काम कर रहे हैं. मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है, उसके साथ कुछ फिजिकल बॉडीली काम भी होना चाहिए, जिससे आपके माइंड पर जो प्रेशर है वो कम हो जाए, जिससे आपकी मेंटल एफिशिएंसी यानी कि मानसिक जो आपकी क्षमता है वो बेहतर हो जाए. चाहे आप म्यूज़िक सुनिए जो आपको पसंद हो, एक लॉन्ग वॉक पर जाइए, एक अच्छे एनवायरनमेंट में. ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ पर लॉन्ग वॉक पे निकल गए. या फिर अपना कोई शौक पूरा करिए अपनी पसंद का, जैसे पेंटिंग करिए, गाने सुनिए, गार्डनिंग करिए, डांस सीखिए. कुछ भी ऐसे आसान और सिंपल तरीके हैं जिससे हम इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस को, बुरे इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. सो अगेन दिस इज समथिंग दैट इज़ वर्थ अडॉप्टिंग. Next, come to the questions. Give one reason why a student can suffer from stress. Student stress से कैसे सफ़र हो सकता है जब उसके पास उस सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तब भी वो ऑप्ट कर लेता है. पर्सन जब स्ट्रेस होता है तब क्या होता है? इन्फीरियोरिटी होती है, इनएफिशिएंसी होती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है. 3 ways by which one can overcome stress. Cause find करो, analyze the problem and help seek करो. इल इफेक्ट ऑफ बीइंग अनड्यूली एम्बिशियस, कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस होना फेलियर्स लीड करेगा, जिससे नेगेटिव फीलिंग आएगी और स्ट्रेस आएगा. 2 इफेक्ट्स दैट फिजिकल वर्क एंड लिसनिंग टू म्यूजिक हैव. मतलब फिजिकल वर्क और लिसनिंग टू म्यूजिक से क्या होता है? माइंड फ्रेश होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है. कुछ वर्ड्स हैं पैसेज में से लिए हुए और यहाँ पर उसके कुछ क्लोजेस्ट मीनिंग्स लिखे हुए हैं. आपको बताना है कि ये मीनिंग पैराग्राफ में क्या मतलब करते हैं. ठीक है. सो एप्टीट्यूड इन पैरा 1 मीन्स, एप्टीट्यूड का मतलब मैंने भी यहाँ भी लिख दिया और यहाँ पर इन सारे वर्ड्स का भी लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो. एप्टीट्यूड का मतलब है योग्यता, कुशलता किसी चीज़ को करने की. तो इसलिए इसका होगा नैक, KNACK है, नैक बोलेंगे इसे. और फ्लेयर का मतलब किसी चीज़ में सुरुचि दिखाना, बहुत अच्छे से किसी चीज़ को कर पाना. गिफ्ट अगेन टैलेंट होना कोई, लेकिन एप्टीट्यूड मतलब कि उसमें वो करने की कुशलता है या नहीं है. तो नैक इज द राइट आंसर. डिफिडेंस का मतलब होता है झिझक. फिर आपका शाइनेस का मतलब है शर्म होना, टिमिडनेस का मतलब डरपोक होना. तो अनस्थिरता आती है, अस्थिरता आती है, इनसिक्योरिटी आती है झिझक से. ठीक है. तो पैराग्राफ से लिंक करके मीनिंग निकालना, ऐसे ही नहीं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एनालाइज. एनालाइज का मतलब है विश्लेषण करना, किसी चीज की जांच करना. इसलिए एग्जामिन इज द राइट आंसर, ना कि इंटरप्रेट जिसका मतलब है व्याख्या, एंड डाइसेक्ट जिसका मतलब है ब्रेक डाउन करना, टुकड़े करना. ठीक है. अकम्प्लिश मतलब अचीव करना, बेसिकली पूरा करना, प्राप्त करना. तो वो रियलाइज के साथ जा रहा है, ना कि कंप्लीट और परफॉर्म के साथ, जिसका मतलब है पूरा और करना. तो अकम्प्लिश मतलब कुछ भी अचीव करा, ऐसा नहीं कि कंप्लीट करके ही दम लिया. ठीक है. आप देख रहे हो कि पूरा करना हो, यहाँ पर पूरा करना है, बट नो, अकम्प्लिश मतलब मेरी जो भी अचीवमेंट है वो मैंने अकम्प्लिश कर ली, वो मैंने अचीव कर ली, वो मैंने पा ली, बेसिकली रियलाइज कर ली. ठीक है. दैट इज वाई इट इज रियलाइज. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि है लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 3. अब तक हमने देखा स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है. अब हम देखेंगे कि सही चीज़ें सही टाइम पर करना. ठीक है. दैट इज मैनेजिंग टाइम, ताकि आप स्ट्रेस ना रहें. रिमूवल ऑफ स्ट्रेस will not lead to unqualified success unless there is efficient utilization of time at one's disposal. आपके पास जितना भी टाइम है, डिस्पोजल मतलब आपके पास यूज करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, खत्म करने के लिए जो भी टाइम है, उसका अगर आपको सही उपयोग करना नहीं आएगा तो स्ट्रेस रिमूव करने से भी आपको आधा ही सक्सेस मिलेगा. ठीक है. मतलब पूरा सक्सेस नहीं मिलेगा. तो रिमूवल ऑफ स्ट्रेस अगर आपने कर भी लिया तो उससे आधा ही सक्सेस मिलेगा, अनलेस आपने अपने समय का सही उपयोग किया, एफिशिएंट यूटिलाइज किया.
In an extremely competitive world, one who manages one's time efficiently scores over others who don't. आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में जिसमें हर एक को जीतना है, हर एक को आगे बढ़ना है, इतनी ज़्यादा अत्यंत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जिसमें अगर किसी पर्सन ने अपने टाइम को सही, अपने समय को सही तरह से प्रबंधित कर लिया, सही तरह से मैनेज कर लिया कुशलता के साथ, वो ही पर्सन दूसरों से आगे निकल सकता है, स्कोर कर सकता है आगे, यानी कि आगे बढ़ सकता है एज कंपेयर टू दोज जो नहीं करते। हमें समझना पड़ेगा, वी शुड अंडरस्टैंड द टाइम इज प्रेशियस, कि समय जो है बहुमूल्य है, वैल्यूएबल है, कीमती है, एंड वी शुड बी डिस्क्रीट इन इट्स यूज। हमें बहुत सही ढंग से सतर्कता के साथ केयरफुली उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैंने कहा है इस टाइम पर मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना ही है, ये नहीं कि 5 मिनट अभी मोबाइल देख लूँ और ये कर लूँ, है ना। सो मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ टाइम अवेलेबल टू अस इज नोन एज टाइम मैनेजमेंट। तो अपने समय, अपने आपको जो समय मिला हुआ है उसका सही, बेस्ट, एकदम सबसे बढ़िया यूज करना कहलाता है समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। लेकिन कोई कैसे करे? सबसे पहली चीज, एक टाइम प्लान बनाइए, उसकी हैबिट में जाइए, उसकी एक आदत डालिए। टाइम प्लान क्या है? टाइम प्लान है एक अग्रिम प्लान, एक एडवांस में आप पहले से डिसाइड कर लें कि ये इस टाइम पर मुझे ये चीज़ करनी है, इस टाइम पर ये चीज़ करनी है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप हर 5-5 मिनट का, 2-2 मिनट का भी उसके ऊपर अ, हिसाब लिखें। थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे रखना पड़ेगा, है ना। तो जितना जो भी उसका अलॉटेड टाइम है, जितना उसका निर्धारित आपने टाइम किया है, उसके हिसाब से आप एक टाइम बनाएं। जैसे आप सारी एक्टिविटीज़ को, जितनी भी चीज़ें आपने करनी है एक सर्टेन टाइम पर, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। जैसे सुबह में क्या है, नाश्ता बनाना है, काम पे जाना है, एंड सो ऑन। अंडरलाइन ऑल एक्टिविटीज़ विच नीड टू बी डन एट अ डेफिनेट टाइम। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको उनके निश्चित समय पर ही करना है, निश्चित समय पर, कि इससे मुझे लेट नहीं होना। जैसे अगर बच्चे को छोड़ना है स्कूल के लिए, बस स्टॉप पे छोड़ना है, या स्कूल छोड़ना है, ऑफिस पहुंचना है, या क्लास स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम बद्ध होना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए तो डेफिनेट टाइम ही चाहिए। मेक एन एस्टिमेट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। जैसे अब एक अनुमान लगा लो कि अलग अलग कामों के लिए कितना कितना टाइम लगेगा। जैसे कुकिंग मैंने लिख दिया, खाना पकाना है 40 मिनट, पढ़ना है 1 घंटा, क्लास करनी है 3 घंटा। तो जिस जिस तरह की आपके काम है, जिस जिस तरह की आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उसको आप टाइम बाउंड कर लीजिए। थोड़ा रफली टाइम लिखेंगे, अनुमान लगा के टाइम लिखेंगे, एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे। अरेंज द एक्टिविटीज इन सीक्वेंस इन विच दे नीड टू बी डन। फिर इसी सीक्वेंस में आप उनको अरेंज कर देंगे कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एंड मेक एन अरेंजमेंट, उनको आप व्यवस्थित कर देंगे। कीप इन माइंड द स्केड्यूल ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपके बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक अपना स्केड्यूल और तैयार कर लेंगे। उसी में कुछ एक कोई एडजस्टमेंट करना होगा कि नहीं भाई उस टाइम पर तो ये होगा नहीं, मेरी बेटी होगी नहीं, तो मैं उसका, अच्छा ठीक है, वहाँ पर ये हो जाएगा, वहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये इस तरह के एडजस्टमेंट, सुधार आप कर लेंगे जब भी आपको ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है एकदम मुझे तो इस टाइम पर कुकिंग ही करनी है, नहीं मैं तो नहीं हिल सकती, है ना। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना है। वंस यू हैव लिस्टेड आउट योर प्रायोरिटीज, राइट देम डाउन। जब आपने अपनी प्राथमिकताएं लिख ली, सोच ली, उनको आप लिख लीजिए, ये आपका टाइम प्लान बन चुका है। हाउएवर, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपना टाइम प्लान बनाते हुए। आपको इनफ टाइम होना चाहिए, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए कि आप आराम भी कर सकें और अपना मनोरंजन भी कर सकें, रेस्ट भी कर सकें और एंटरटेनमेंट भी कर सकें। आपका प्लान व्यावहारिक होना चाहिए, आपकी लाइफ से मैच खाने चाहिए, फीजिबल, पॉसिबल होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने 5 घंटे एक साथ स्टडी लिख दिया। और रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए कि मैं 5 मिनट में खाना बना लूंगी, नहीं रोटी तो 2 मिनट में बन जाएगी, ऐसा नहीं, है ना। वास्तविक होना चाहिए। All great men who achieved greatness and glory were people who were aware of the value of time. जितने भी महान व्यक्ति इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने अपनी महानता और गर्व इसी तरह हासिल किया है, अचीव किया है, जिन्होंने टाइम को समझा, टाइम की कीमत को समझा। टाइम वॉज प्रेशियस टू देम, उन लोगों के लिए समय कीमती था। When others were idling away and wasting their time,
Great men put it to good use to meet the challenges of life and achieve success. जब बाकी के लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे थे, आइडल अवे कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, इधर उधर की बातों में लग रहे थे, जो महान व्यक्ति थे वो अपने टाइम को अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे, उसका प्रयोग अच्छे ढंग से कर रहे थे ताकि उनकी लाइफ की चैलेंजेस, उनकी लाइफ की परेशानियों का वो सामना कर सकें और सफल हो सकें. इट फॉलोज देयरफॉर, इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान का एक अपना एक स्केड्यूल होना चाहिए, एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक नियमित आइडिया होना चाहिए जिसको वो स्केड्यूल करे. एक स्केड्यूल होना चाहिए, एक टाइम प्लान होना चाहिए और उस ताकि उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उसके गोल हैं कि मुझे ये एम्बिशन है, ये मेरा यहाँ मुझे पहुँचना है, ये मुझे रियलाइज़ करना है ताकि वो अचीव किए जा सके. और ये प्रोग्राम कॉन्फर्म करें कि मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, मेरी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए. मतलब अगर मैं एक आंसर को 5 मिनट में याद करती हूँ या मैं एक आंसर को 15 मिनट में याद करती हूँ तो मुझे ये नहीं लिखना चाहिए कि ये तो 2 मिनट में हो जाएगा. अपनी मानसिक कैपेसिटी, अपनी फिजिकल कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, उसको कंफर्म करते हुए आपके प्लान्स बनने चाहिए. तभी आप स्ट्रेस और टेंशन से दूर हो सकते हैं. ये चीज़ आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लीज़ डू शेयर इट विद पीपल whom you find are struggling with stress. ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट के टाइम मैनेजमेंट पर. मीनिंग क्या है टाइम मैनेजमेंट का? मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ टाइम. नीड, क्या अवॉइड करना है? स्ट्रेस अवॉइड करना है और नेगेटिव फीलिंग्स यानी कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. कैसे करना है? टाइम प्लान बनाना है. टाइम प्लान क्या है? सारी एक्टिविटीज़ लिस्ट कर दीजिए, सुबह से शाम तक की सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया एक्टिविटीज़ को और उनके टाइम को, और एस्टिमेट कर दिया, अनुमानित कर दिया कितना टाइम हर एक्टिविटी के लिए चाहिए. फिर उनका प्रायोरिटाइज किया कि मुझे ये एक्टिविटी तो करनी ही करनी है, ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता. जैसे हमने लास्ट लेसन में भी करी थी, ये करने हैं, ये लेस इम्पॉर्टेंट है, ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको सबसे आगे रखेंगे और बाकियों को की भी नीड्स के लिए सेंसिटिव होना है, प्रैक्टिकल होना है, रियलिस्टिक होना है. एनी रेफरेंस टू हिस्ट्री? बिल्कुल. जितने भी ग्रेट मैन थे, जिनके भी महान लोग थे, उनका एक टाइम प्लान था. And with this, we have completed this lesson. I will come up with the next lesson soon. Till then, keep learning, keep enjoying, and be stress free. Take care.